Okay, good morning students of physical education subject unit 10 and हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है आज यूनिट 10 से दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, सो लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जो फिज़िक्स के जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर वेल अवेयर अबाउट दीज। जो आइजैक न्यूटन हुए हैं उन्होंने लॉज ऑफ एप्लीकेशन दिए हैं जो 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। सो फिज़िक्स में काफ़ी डीपली इनको बताया गया है, बट फिज़िकल एजुकेशन में केवल इतना बताया गया है कि भाई ये थ्योरी क्या बोलती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड हाउ दे आर एप्लीकेबल इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में से इनका कैसे रिलेशन है ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस। सो इतना बताया गया है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी विल कम टू नो दीज डेफिनेटली वी कैन करेक्ट आवर मूवमेंट्स इन स्पोर्ट्स and somehow we can also be prevent ourselves from the injuries. So it's better to know these laws of motions. चलो शुरू करते हैं without wasting time. So man is said to be a man of action. We all know कि भाई हम man of action हैं and thus movements are involved. इसलिए एवरीवेयर, देखिए कहीं पे भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा मूवमेंट होता है डेफिनेटली, है ना। फॉर एवरी मूवमेंट देर इज ए मोशन एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरी मूवमेंट देर इज ए मोशन है। ठीक है, मूवमेंट एवरीवेयर यार। इवन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम मेकिंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट, आई एम राइटिंग, आई एम डूइंग मूवमेंट, आई एम वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग गेम्स, everything. So everywhere there is a movement and for every movement there is a motion. So thus everything that moves is governed by laws of motion. तो यही बताया गया, आइजैक न्यूटन बोलता है कि जो भी कुछ मूव हो रहा है that is governed by laws of motion. ठीक है, these laws of motions were formulated, just थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। So these laws of motions were फॉर्मुलेटेड बाय आइजैक न्यूटन। इनका नाम था आइजैक न्यूटन। देखिए कुछ क्रिटिकल वर्ड्स हैं जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। आइजैक न्यूटन इन 1687 ही एक्सप्लेन्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड दैट एवरी मोशन इज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दीज लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन विच आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो पहला है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला जो नियम है आइजैक न्यूटन साहब का, वो क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ इनर्सिया। इसको लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं। इनर्सिया को इंडिकेट करके मैंने बताया गया कि इनर्सिया का मतलब होता है जड़ता, मतलब जड़ता। जैसे एक प्लांट की या ट्री की जड़ होती है ना, रूट्स होती है, तो वो वहीं पे रहती हैं, दे डजंट वांट बेसिकली मूव नहीं होता, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजिशन जो उसकी होती है। सो इनर्सिया का मतलब है ए टेंडेंसी टू अनचेंज्ड। कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता रहा है कि इसमें समथिंग जो बताया गया दैट इज टेंडेंसी टू अनचेंज्ड। देखते हैं क्या कह रहा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये लॉ बोल रहा है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन एट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है, मतलब वो गति है उसमें, वो चल रहा है, तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी के साथ वो मोशन करता रहेगा। कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, जब तक कि उस पर कोई फोर्स, बल काम ना करे। यही बोलता है। देखिए भाई बोलता है दिस लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। भाई ये पेन पड़ा हुआ है। अब दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट विल रिमेन एट रेस्ट, ओके। और अगर ये मूव कर रहा है तो इट विल रिमेन एट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। अब देखिए पेन ये पड़ा हुआ है, अब मैंने ये फोर्स इस पे अप्लाई कर दिया तो ये चल दिया, अदरवाइज इट विल रिमेन एट इट्स सेम पोजीशन। तो यही है लॉ, है ना।
लाभ ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो दैट ऑब्जेक्ट वांट टू बी एट रेस्ट ओनली, एंड अगर ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्टेड बेसिकली कोई बाहरी फोर्स उस पर काम ना करे। ठीक है, तो इसमें जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एग्जाम्पल हैं उनकी बात करते हैं, है ना। यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, इन लॉज के क्या एप्लीकेशन हैं। तो देखिए, ए फुटबॉल प्लेस्ड एट पेनल्टी पॉइंट, जैसे फुटबॉल को जब एक प्लेयर पेनल्टी के लिए लेके जाता है, पेनल्टी दी जाती है ना जो भी रीजन से, सो पेनल्टी के लिए लेके जाता है और उसको पेनल्टी के लिए रखता है फुटबॉल को, आप इधर पिक्चर भी दिया हुआ है। सो वो खाली रखने से वो बॉल नहीं चल देगा। ओके, सो अ फुटबॉल प्लेस एट पेनल्टी पॉइंट विल रिमेन एट रेस्ट, वो वहीं पे रखा रहेगा कब तक, अनलेस अ प्लेयर किक्स द बॉल। दैट मीन्स प्लेयर क्या कर रहा है, उस पर फोर्स अप्लाइड कर रहा है भाई, जब प्लेयर उस पर किक करेगा तभी वो मूव होगा, अदरवाइज दैट बॉल विल रिमेन एट सेम प्लेस। तो वहाँ पे जैसे ही फोर्स अप्लाइड हुआ, फुटबॉलर ने, मेसी ने या रोनाल्डो ने उसको किक लगाया, सो बॉल मूव होगा। टू मूव द बॉल टुवार्ड्स गोल पोस्ट, जाहिर है पेनल्टी किक में जो प्लेयर है उसको गोल पोस्ट में डालना चाहेगा। सो इट विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर द प्लेयर हैड एक्सर्टेड द फोर्स थ्रू किक। सो बेसिकली उसने किक लगाई और किक लगाने के बाद बॉल कहाँ किस डायरेक्शन में मूव होगा, जहाँ पे फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हुआ है। सो वेरी सिंपल, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको जड़ता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। और भी नॉट ओनली फुटबॉल का एक एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई हम जैसे वॉलीबॉल में भी अगर हमारे हाथ में बॉल है या बॉल ग्राउंड में पड़ा हुआ है तो वो पड़ा ही रहेगा। ओके, until unless either we are lifting it or we are just kicking it and or we are just smashing it, all these things, है ना। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ एक्सिलरेशन, जिसको संवेग का नियम कहते हैं ना। एक्सिलरेशन मैंने लिखा है यहाँ संवेग, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिसको एक्सेलरेशन कहा जाता है वेलोसिटी को, कि जो वेलोसिटी है उसका रेट ऑफ चेंज, जितना उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा, जितना रेट ऑफ चेंज होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो जितना ज़्यादा हम बेसिकली फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी वेलोसिटी उतनी ही बढ़ेगी, because it's directly proportional to the force. If you are applying more force, the velocity will be more, the acceleration will be more. If you are applying less force, that means the velocity will be decreased, that means velocity will be less. So velocity या acceleration is directly proportional to the force applied, जितना हम force applied करेंगे। Whereas इसका उल्टा है, and inversely proportional to the mass of body। लेकिन मास जो है जितना ज़्यादा रहेगा उस ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, उसकी वेलोसिटी कम होगी। दैट मीन्स मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कम होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेयरएज जो अपना फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे, है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी मोर। कम लगाएंगे तो कम, लेकिन अगर मास बढ़ाएंगे या ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा या ऑब्जेक्ट ज़्यादा मास वाला होगा तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कम होगा। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है बात, ठीक है। सो द ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड द फास्टर इज द वेलोसिटी एंड मोर इज डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ है कि बेटा हमने बॉल को अगर धीरे किक मारी, कम फोर्स लगाया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो उसकी डिस्टेंस है जहाँ से हमने किक लगाई, जहाँ पे वो ग्राउंड पे ड्रॉप हो रही है, रुक रही है, स्टॉप हो रही है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो ज़्यादा अगर फोर्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, एंड कम होगा इफ फोर्स इज अप्लाइड इज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट इज लेस। ऑफ कोर्स जो डिस्टेंस होगी, जो बॉल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कम होगी, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
मोर ओवर द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो लेस, ठीक है, एक्सेलरेशन भी लेस होगा। चलो और भी बताया गया है, इफ अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास। देखिए अभी देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास जो है इक्वल है, बराबर है, ठीक है भाई। मान लो हमने दो फुटबॉल ले लिए दोनों का मास इक्वल है सॉरी, लेकिन द ग्रेटर फोर्स विल कॉज मोर एक्सेलरेशन। अगर हमने एक बॉल पे ज़्यादा फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा। सेम मास की बॉल दूसरी है, फुटबॉल है, दोनों फुटबॉल हैं, एक ही कंपनी का, सब कुछ सेम है, बट वहाँ पे हमने जो फोर्स है वो कम लगाया तो एक्सेलरेशन कम होगा। सो इफ अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास, मास इक्वल है लेकिन फोर्सेस जो अप्लाई कर रहे हैं वो अनइक्वल है, सो द ग्रेटर फोर्स विल कॉज मोर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सीधी बात है, जिस ऑब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। वेरी सिंपल। अब एक लाइन और पढ़ते हैं, इफ इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड। अब पिछली बार तो हमने क्या किया था, फोर्सेस अनइक्वल लिया था, ठीक है, मास इक्वल था, लेकिन इस बार ले रहे हैं इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड। फोर्सेस इक्वल है लेकिन टू ऑब्जेक्ट ऑफ अनइक्वल मास, यहाँ पे मास अनइक्वल है भाई। फोर्स हम बल हम दोनों दो ऑब्जेक्ट हैं उन पे फोर्सेस हम इक्वल लगा रहे हैं लेकिन उनका मास जो है वो अनइक्वल है। सो व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास विल हैव लेस एक्सेलरेशन। मीन्स जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फोर्स हम इक्वल लगा रहे हैं लेकिन जिस ऑब्जेक्ट का, मान लो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं एक उदाहरण लूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मान लो एक छोटा बॉल है, क्रिकेट जैसा है, और एक वही सब चीज़ें हैं लेकिन उसका मास ज़्यादा है। क्रिकेट से डबल साइज़ की अगर मैं एक बॉल देता हूँ लेकिन दोनों पे फोर्स इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ, तो जो डबल साइज वाली है जिसका मास ज़्यादा है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, है ना, विल हैव लेस एक्सेलरेशन। उसमें एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट है वो कम निकलेगा, बिल्कुल, है ना। अब इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। चलो ओके, ये इंटरप्शन हुआ इसके लिए सॉरी। अ वॉलीबॉल प्लेयर पुशेस द बॉल स्लोली फॉर ए ड्रॉप वेयर एज हिट्स द बॉल हार्ड फॉर ए स्मैश। ठीक है भाई, वॉलीबॉल देखा होगा, वॉलीबॉल में जो प्लेयर्स हैं क्या करते हैं, जब उनको ड्रॉप डालना होता है तो फोर्स कम लगाते हैं, तो ड्रॉप, है ना, ड्रॉप डलेगा। अगर वो बॉल को हिट करते हैं फोर्सफुली, वो किसके लिए हिट करते हैं, स्मैश के लिए हिट करते हैं, तो वहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जब उनको ड्रॉप डालना होता है, बॉल तो वही है, ठीक है, मास इज इक्वल, बट वहाँ पे फोर्स डिफरेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल एक हो गया। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो गया, फोर्स इज अनइक्वल वेयर एज द मास इज इक्वल। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन ए शॉर्ट पुट इवेंट ए प्लेयर हु एक्सर्ट्स मोर फोर्स एंड टॉसेस द शॉर्ट पुट एट करेक्ट एंगल हैज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ शॉर्ट पुट वेयर एज ए प्लेयर हु एक्सर्ट लेस फोर्स। एक्चुअली ये जो मैंने बताया एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है, वो भी कोई बात नहीं। एनीवे, शॉर्ट पुट में देखा होगा इवेंट में प्लेयर हु एक्सर्ट्स मोर फोर्स एंड टॉसेस द शॉर्ट पुट एट करेक्ट एंगल, दैट मीन्स 45 डिग्री एंगल वाला है, हैज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ शॉर्ट पुट। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा शॉर्ट पुट ज़्यादा दूर जाएगा, बट यहाँ पे मैटर करती है कि जो शॉर्ट पुट फेंकने का जो एंगल हो वो भी करेक्ट हो। वेयर एज अ प्लेयर हु एक्सर्ट लेस फोर्स हैज लेसर डिस्प्लेसमेंट ऑफ शॉर्ट पुट। अब जो प्लेयर कम उसमें फोर्स लगा रहा है उसको उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। बहुत सीधी बात है, ठीक है। ओके, चलो अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ क्या कहता है, आइजैक न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बता रहा है, कैसे इसका स्पोर्ट्स पे एप्लीकेशन हो रहा है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलो ओके,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है कि दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। भाई एक्शन का मतलब होता है क्रिया और प्रतिक्रिया। देखिए मैंने लिख दिया आपके लिए, आई होप यू कैन सी वेरी वेल। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जब भी कोई हम एक्शन करते हैं तो उसमें एक रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत सिंपल है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर और उसके अपोजिट में एक रिएक्शन होगा। इसको समझते हैं। अब देखिए, इन स्विमिंग इफ प्लेयर पुशेस द वाटर बैकवर्ड, अगर आपने देखा होगा जो स्विमिंग पूल होता है उसमें एक स्विमर क्या करता है, वो पानी को पुश करता है पीछे की तरफ। जब वो पानी को पुश करता है, इन रिटर्न्स व्हाट हैपेंड, ही इज पुश्ड फॉरवर्ड, तभी वो आगे बढ़ता है। या जो अपने जहाज या उनको शिप बोलते हैं या सबमरीन बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं, प्रोपेलर से, प्रोपेलर होता है जो बेटा उनमें पंखा होता है ना, तो प्रोपेलर बेसिकली पानी को पीछे पुश करता है। या यहाँ पे हमारे प्रोपेलर हैं, अगर हम अपनी बात करें, मैं एथलीट्स की बात करें, स्विमर की बात करें, तो स्विमर के जो प्रोपेलर हैं उसके हैंड्स एज वेल एज लेग्स। तो स्विमर क्या होता है, पानी को पुश करता है पीछे की तरफ। वेयर एज रिजल्ट क्या मिलता है कि ही इज पुश्ड फॉरवर्ड, वो आगे चलता है, पानी ने उसको आगे पुश किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन एंड रिएक्शन हुआ। भाई स्पोर्ट्समैन ने या स्विमर ने तो पानी को पीछे फेंका, लेकिन पानी ने उसको आगे पुश किया, तो एक्शन एंड रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड था इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल, अब जितना अच्छे से या जितना फोर्सफुली स्विमर पानी को पीछे फेंकेगा तो उतना ही उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी प्लेयर की। अगर वो अपने आप को स्पीड अप करना चाहता है, अपने आप को स्लो करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो फोर्स कम अप्लाई करेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, है ना। चलो एक और एग्जांपल है, एन एथलीट पुशेस द स्टार्टिंग ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है जहाँ पे स्विमर दिखाया गया है, और ये जो स्विमर बेसिकली कर रहा है बटरफ्लाई स्ट्रोक मार रहा है। बटरफ्लाई स्ट्रोक एक स्विमिंग की स्टाइल होती है, बहुत ही टफेस्ट स्टाइल होती है। सो बटरफ्लाई हो चाहे फ्री स्टाइल हो, एक बैक स्ट्रोक होता है, एक ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, कि 4 स्ट्रोक्स होते हैं अपने स्विमिंग में। जब कभी आप क्लास में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि स्विमिंग में केवल आप लोग शायद इतना ही जानते हो कि भाई ठीक है, पानी में एक स्विमर जंप लगाया, वो स्विमिंग कर रहा है, बट वो कौन सा स्ट्रोक यूज कर रहा है, उन सब को बोलते हैं कौन सी स्टाइल यूज कर रहा है। तो फ्री स्टाइल है जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। उसके बाद में ब्रेस्ट स्ट्रोक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक का यूज होता है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हमें स्विमिंग करनी है, घंटों तक स्विमिंग करनी है, कई नॉटिकल माइल या किलोमीटर तक स्विमिंग करनी है, तो हमें ब्रेस्ट स्ट्रोक यूज करना पड़ेगा। बैक स्ट्रोक ऐसा होता है जिसमें हम अपना फेस अपवर्ड होता है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि सुपाइन पोजीशन में बेसिकली होता है, हमारा फेस अपवर्ड रहेगा, वो बैक स्ट्रोक बोलते हैं। और बटरफ्लाई आप डायग्राम में देख सकते हैं, जिसको इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी वर्बली आपको बताना। बटरफ्लाई आप देखें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देखें बटरफ्लाई कौन सी उसको स्टाइल को बोलते हैं। बहुत ही टफेस्ट स्ट्रोक है, और इसमें केवल स्विमर बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाता है ना, बहुत इसमें स्टेमिना चाहिए। ठीक है, एनीवे हमारा टॉपिक ये नहीं है। सो हमारी बात हो रही थी कि एन एथलीट पुशेस द स्टार्टिंग ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए एथलीट है, ये स्टार्टिंग ब्लॉक है बैकवर्ड। तो जब वो स्टार्टिंग लेता है तो ब्लॉक्स को बैकवर्ड पुश करता है, तो बदले में क्या होता है, एंड दस एथलीट इज पुश्ड फॉरवर्ड। सो ही इज बेसिकली पुशिंग द ब्लॉक्स बैकवर्ड, और लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला है कि ही इज गोइंग अहेड, है ना। सो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात हो रही है। सो ये 2 एग्जाम्पल थे, बहुत अच्छे से बता दिए मैंने, और वीडियो भी अपना 19-20 मिनट्स का हो गया है। सो बेसिकली एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो इसाक न्यूटन साहब थे, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन बताए, और उनका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में भी होता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा है, बट नॉट लाइक योर फिजिक्स। फिजिक्स में काफ़ी डीपली इनको बताया जाता है, और वहाँ पे इनकी मतलब इनकी जो एक फार्मूलेज हैं, फार्मूला है, वो भी तैयार किए जाते हैं, बट यहाँ पे केवल थ्योरेटिकल पार्ट है, और उनका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में कैसा होता है, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि भाई ये जो उसका टेंडेंसी टू अनचेंज जिसको कहा गया इस लॉसन को, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया। दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन एट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी वही रहेगी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। इतना सा बोलता है फर्स्ट लॉ, जिसके एग्जांपल भी हमने आपको बताए हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी को क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। According to this law, the rate of change in velocity, that is acceleration of an object, is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of body। और बहुत क्विकली थर्ड लॉ को भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। थर्ड लॉ बोल रहा है कि this law is also known as law of action and reaction। this law states that for every action there is equal and opposite reaction। जहाँ पे हमने एक स्विमर की बात की और एक एथलीट की बात की जो स्टार्टिंग ले रहा है ब्लॉक से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।